बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको देने वाला हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़े अहम सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन आई है। मैंने इसको इकट्ठा किया है और ये चीज़ें आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगी। मैं आपको बताऊँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्योंकि रूस के दौरे पर जा रहे हैं, रूस और यूक्रेन के दरमियान इस वक्त एक तनाज़ा चल रहा है। लुहानस्क और दनस्तक ये दो इलाके ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को तकरीबन आज़ाद कर लिया है। ये रूस के साथ जुड़े हुए दो एरियाज़ हैं। ये अपने आप को अब आज़ाद रियासतें कहते हैं। रूस ने तीन तरफ से इस वक्त यूक्रेन को घेरा हुआ है। रूस कहता है कि वो एक जंग में नहीं जाना चाहता, सिर्फ यूक्रेन बाज रहे नेटो का हिस्सा बनने से और अमेरिका और मगरबी ममालिक इस जगह पे अपने हथियारों को या फौजियों को ना लेकर आए। दूसरी जानिब अमेरिका ये कहता है कि लड़ाई का माहौल बना रहे ताकि रूस और रूस से जाने वाली गैस ये यूरोप की तरफ ना जाए, यानी रूस की जो गैस है पाइपलाइन से वो यूरोप की तरफ ना जाए। यूरोप जो प्रोडक्शन करता है वो महंगी हो जाए और उसका फ़ायदा मार्केट में अमेरिका को पहुंचेगा। इसमें जो नुकसान है वो रूस का और यूरोप का ज़्यादा होगा। अमेरिका का इसमें नुकसान नहीं होता। अगर लड़ाई भी ना हो और सुलह भी ना हो तो इसमें अमेरिका का फ़ायदा है। अगर लड़ाई होती है तो इसमें भी अमेरिका का नुकसान है और अगर सुलह होती है तो इसमें भी अमेरिका का नुकसान है। तो वो सूरत हाल को जूं का तूं लटकाना चाहता है। रशिया अगर लड़ाई कर लेगा तो फिर भी उसको कुछ ना कुछ तो गेन करेगा। वो कम से कम वो इलाके तो ले लेगा या नेटो को धकेल देगा। और अगर वो लड़ाई नहीं करता, सुलह करने में कामयाब हो जाता है, यूरोप के साथ और नेटो के साथ उसके मामला तय हो जाते हैं, तो वहां पर भी रूस को एक कामयाबी मिलेगी। यूक्रेन कितना इंपॉर्टेंट है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यूक्रेन जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स ये चल रही है कि पीपल्स पार्टी ने ये ऑफर दिया है और ये तजवीज़ दी है अपोजिशन को कि इमरान खान साहब रूस के दौरे पर हों और पीछे से तहरीके अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी जाए। तो इसके ऊपर अभी तक नून लीग ने और फजलुर रहमान ने जवाब नहीं दिया। फजलुर रहमान से अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हो रही है। ये वीडियो आपके पास ज़रा देर से पहुंचेगी क्योंकि मैं काफ़ी दूर दराज इलाके में हूं, यहाँ इंटरनेट का भी थोड़ा प्रॉब्लम है और आप तक वीडियो पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी, और यहाँ मैं क्यों आया हूँ ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं यूक्रेन के बारे में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो इससे पहले आपको नहीं पता होंगी। हैरत अंगेज ऐसे फैक्ट्स जो आपको हिलाकर रख देंगे। ये आज के वीलॉग में अब से चंद मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये सुन लें कि अपोजिशन ने राब्ता शुरू कर दिया है आईनी माहिरीन से और वो उनसे जानना चाहते हैं कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद का ऑप्शन है तो दीगर ऑप्शंस और कौन कौन से हैं। देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त जिस जगह खड़े हैं वहां पे उनके पास लगभग कुछ 8-10 लोग ज़्यादा हैं। 8-10 लोग उनके पास ज़्यादा हैं और 8-10 लोग जो हैं, तकरीबन 10 लोग अपोजिशन के पास कम हैं। इस पोजीशन पे इस वक्त इमरान खान साहब खड़े हैं। अगर इमरान खान साहब के 10 लोग इस्तीफा दे देते हैं, आईनी माहिरीन ने अपोजिशन को बताया कि अगर पीटीआई के 10 लोग उनसे नाराज़ होकर इस्तीफा दे देते हैं अपनी नशिस्तों से और उनसे ये वादा कर लेती है अपोजिशन कि वो उनको टिकट दे देगी अगले इंतखाबात में और उनको तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं चाहिए अगले इंतखाबात में और वो 1 साल पहले इस्तीफा दे देते हैं कौमी असम्बली से, तो फिर नून लीग उनको अपने टिकट पे इलेक्शन लड़ाएगी। अगर ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो तब भी, और अगर जनरल इलेक्शन दोबारा आया तो तब भी नून लीग अपना टिकट देगी। तो इसके ऊपर आईनी माहिरीन ने यह बताया तो फिर इमरान खान साहब अपनी सादा अक्सरियत खो देंगे और ऐसी सूरत में अपोजिशन उनको यह कह सकती है कि आप एतमाद का वोट लें। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है जो दूसरी राय आई कि एतमाद का वोट उतने लोगों से लेना होता है जो उस वक्त की स्ट्रेंथ होती है कौमी असम्बली की। यानी अगर 10 लोग कम हो जाएंगे इमरान खान साहब की जमात में से तो फिर इमरान खान साहब के पास फिर भी अपोजिशन की निस्बत स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ज्यादा इस्तीफे उनको चाहिए होंगे। इत्तेहादी मान नहीं रहे तो डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं। और एक और चीज भी है कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफा मंजूरी नहीं करते देन व्हाट, फिर क्या होगा और फिर किस तरफ जाएगी अपोजिशन। तो वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि कैसे इमरान खान को काबू करना। ये तजवीज़ आई है कि जब वो रशिया गए हों पीछे से काम दिखा दो। अब इमरान खान साहब रशिया जा रहे हैं। रशिया ये तवक्को करेगा कि इस मौके पर इमरान खान साहब कम से कम यूक्रेन के बारे में रूस के मौक़िफ़ की हमायत करें और पाकिस्तान ये तवक्को करेगा कि कम से कम कश्मीर के मामले में रूस पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत करे।
रूस ये जानता है कि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़ी मंडी है, उसकी आबादी भी रूस से ज़्यादा है और रूस के साथ उनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। रूस कभी भी भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान को रूस के साथ ताल्लुकात के लिए या उनके साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए यूक्रेन के खिलाफ कोई बात करनी चाहिए? ये बात सुनने से पहले या इसके बारे में सोचने से पहले मैं आपको यूक्रेन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूं जो इससे पहले आपको नहीं पता होंगे। यानी ये बड़ी सादा चीजें हैं, हमने आपके लिए इकट्ठी की हैं। नंबर एक, यूक्रेन जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा ऐसा मुल्क है जो यूरेनियम पैदा करता है। पूरे यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा यूरेनियम पैदा होती है। आपको पता है कि एटम्स के लिए या जोहरी तवानाई के लिए कितनी ज़रूरी है यूरेनियम, तो नंबर 1 है पूरे यूरोप के अंदर। और यूरोप में दूसरे नंबर पे है, दुनिया में 10वें नंबर पे है यूक्रेन। टाइटेनियम के हवाले से ये बड़ी मजबूत और सख्त धात है, दूसरी धातों के साथ मिलकर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर कलर की है, आपने वो देखे होंगे बर्मास जो बनते हैं जिनको लगाया जाता है, वो भी उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होती है। फिर दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे बड़े जो ज़खायर हैं मैंगनीज के, ये भी एक तरह की धात है। ये मुख्तलिफ अद्वियात में भी इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ चीज़ों में भी इस्तेमाल होती है, अलाइज में भी इस्तेमाल होती है। बड़ी कीमती धात है। इस दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ज़खायर यहाँ पे यूक्रेन में है इसके, और ये 2.3 बिलियन टन है। यानी दुनिया पूरी के अंदर जितनी मौजूद है उसका 12% यहाँ पे यूक्रेन में है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े लोहे के ज़खायर यूक्रेन में हैं, और यूरोप के दूसरे सबसे बड़े मरकरी के जो ज़खायर हैं वो भी यूक्रेन में हैं। यूरोप में तीसरे नंबर पे और दुनिया में 13वें नंबर पे सबसे ज़्यादा शेल गैस जो है उसके रिजर्व वो यूक्रेन में है। यानी 22 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स के रिजर्व हैं जो यूक्रेन में हैं। चौथे नंबर पे है ये दुनिया में। जितनी भी दुनिया के अंदर मादनियात पैदा होती हैं या कुदरती मादनी वसाइल हैं दुनिया के अंदर, उनमें दुनिया में चौथे नंबर पे ये मुल्क है। हालांकि आबादी और रकबे के लिहाज से ये बहुत छोटा है, लेकिन मादनी वसाइल के हवाले से, कुदरती वसाइल के हवाले से ये मुल्क दुनिया में चौथे नंबर पे है। 7वें नंबर पे है इसके कोयले के ज़खायर, यानी इसके बाद इतना ज़्यादा कोयले का ज़खीरा है, 33.9 अरब टन कोयला है इसके पास। ये ज़खायर इसके पास अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं। 7वें नंबर पे दुनिया में। ये एग्रीकल्चर कंट्री है, और यहां पे जो एग्रीकल्चर होती है शायद दुनिया में किसी और जगह पे इस लेवल की नहीं होती। उसकी कुछ वजह है। ये दुनिया में ये तीसरे नंबर पे इसका जो एरिया है, यानी ये दुनिया का वो तीसरा मुल्क है जहां पे सबसे ज्यादा एरिया ब्लैक सॉइल का है। यानी इसकी जो दुनिया की 25% ब्लैक सॉइल है या काली मिट्टी जिसको कहते हैं, जो इंतहाई जरखेज मिट्टी है, हर चीज इसके अंदर उग जाती है। ये मिट्टी यूक्रेन के अंदर पाई जाती है बहुत बड़े पैमाने पर। ये जो उगाते हैं वहां पे उग जाता है। शानदार इसके मिट्टी के अंदर जो है वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं कि ये कमाल काम करती है ये मिट्टी। सनफ्लावर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा सनफ्लावर ऑयल जो है वो दुनिया में ये एक्सपोर्ट करता है, पहले नंबर पे है। दुनिया में ये मुल्क बार्ले यानी जौ की प्रोडक्शन के लिए दुनिया में ये मुल्क जो है वो दूसरे नंबर पे है, और उसकी एक्सपोर्ट के हवाले से चौथे नंबर पे है। ये मुल्क तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कॉर्न का, यानी मकई का। दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मकई यहां पैदा होती है और चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा मकई यहां से एक्सपोर्ट होती है। पोटैटोस जो है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आलूओं का एक्सपोर्टर है। ये 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ये रए का। ये भी एक चावल और गंदम जौ की तरह का एक दाना है, और ये भी बाकायदा ग्रेन्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। 5वें नंबर पे है ये दुनिया में जो हनी की या बी की या ये जो मक्खियाँ होती हैं इनकी प्रोडक्शन के हवाले से, हनी बीज जिनको कहते हैं, शहद की पैदावार के हवाले से 5वें नंबर पे है। 8वें नंबर पे है ये गंदम की पैदावार के हवाले से। 9वें नंबर पे है ये मुर्गियों के अंडों की पैदावार के हवाले से। 16वें नंबर पे है ये चीज़ की पैदावार के हवाले से, जिसको आप पनीर कहते हैं। और 600 मिलियन लोगों के लिए ये खुराक पैदा करने की सलाहियत रखता है। और ये अमोनिया की प्रोडक्शन में पूरे यूरोप में पहले नंबर पे है। तीसरे नंबर पे यूरोप में और 8वें नंबर पे ये दुनिया में आता है
जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। 2016 तक यहां पे 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे और ये बहुत बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनाकर अपनी इंडस्ट्री को देता है। दुनिया में यूरोप में तीसरे नंबर पे और दुनिया में 11वें नंबर पे ये मुल्क है जहां रेलगाड़ी का नेटवर्क सबसे लंबा है, यानी 21,700 किलोमीटर का रेलगाड़ी का नेटवर्क है इस मुल्क के अंदर। हालांकि मुल्क उतना बड़ा नहीं है। फिर ये फ्रांस और अमेरिका के बाद ये सबसे बड़ा मुल्क है जो मादनियात की तलाश के अंदर सबसे बेहतर काम करता है, दुनिया में तीसरे नंबर का है। और लोहे की एक्सपोर्ट में दुनिया में ये मुल्क चौथे नंबर पे और बहुत सारी चीजों में, मट्टी की एक्सपोर्ट में चौथे नंबर पे है, रॉकेट लॉन्चर बनाने में चौथे नंबर पे है और उसको बेचने में चौथे नंबर पे है, टाइटेनियम बेचने में चौथे नंबर पे है, 8वें नंबर पे है ये धातुओं की एक्सपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, और डिफेंस इंडस्ट्री की प्रोडक्शन में दुनिया में 9वें नंबर पे है, स्टील प्रोडक्शन में ये दुनिया में 10वें नंबर पे है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त मुल्क है यूक्रेन। पाकिस्तान ने अपनी जरूरत की चीजें कई मरतबा इस मुल्क से मंगवाई हैं, खासतौर पर गंदम भी। तो हमें यह जरूर देखना पड़ेगा कोई भी स्टेटमेंट जारी करने से पहले कि हम रशिया और यूक्रेन के दरमियान में तवाजुन कैसे कायम कर सकते हैं, क्योंकि रशिया हमेशा यह देखेगा कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कश्मीर के मसले के बावजूद तवाजुन कैसे कायम कर सकता है। चाइना जो ये दौरा है पाकिस्तान का रशिया की तरफ, या इमरान खान साहब का जो रशिया की तरफ दौरा है, इसको लेकर चाइनीज तज्जियाकार बड़ा अच्छा तज्जिया कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान एक बेहतरीन शराकतदारी रूस के साथ कायम कर सकता है और यह दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ के प्रोफेसर और चारहर इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो चेंग शीज होंग का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस तारीखी और इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। उन्होंने कहा कि यह बात खास तौर पर काबिल जिक्र है कि 23 साल के बाद रूस ने पाकिस्तान के सरबराह को मास्को के दौरे पर बुलाया है। इससे वज़ीर आज़म इमरान खान की कदावर शख्सियत और कायदाना सलाहियतों की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि पुतिन इमरान खान का बहुत एहतराम करते हैं और अब पाकिस्तानी रहनुमा चाहे इलाकाई मसाइल पर बात करें या बैनुल-अक़वामी मसाइल पर बात करें, इनकी आवाज़ को हमेशा आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। उनका कहना था कि इससे पाकिस्तानी शहरियों और कौम के वक़ार में इजाफा होता है। ये चाइनीज़ दानिश्वर कह रहे हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बारे में। उन्होंने कहा इमरान खान साहब का जो दौरा है उसकी अहमियत 3 पहलुओं से झलकती है, जिसमें एक ये पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी हैसियत को बढ़ाना, नंबर 2 भारत के अमेरिका के करीब होने से रूस का पाकिस्तान के साथ तरक्याती ताउन में ज़्यादा बढ़ जाना, और पाकिस्तान और चीन और रूस के दरमियान ताउन पर मबनी ताल्लुकात बैरूनी ताकत के खलफशार को रोकने के लिए साजगार होंगे। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की हैसियत बहुत बढ़ जाएगी। नंबर 2, उन्होंने कहा कि इंडिया क्योंकि अमेरिका की तरफ जा रहा है तो रूस पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान रूस की तरफ ज़्यादा झुकेगा। नंबर 3, उन्होंने कहा कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान का इकट्ठा हो जाना इस खित्ते के अंदर जो बैरूनी ताकतें साजिश करती हैं उनको रोकने के लिए बड़ा शानदार काम होगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जो चाइना भी कह रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है इमरान खान साहब का। मैंने आपको बताया कि यूक्रेन कितना इंपॉर्टेंट है। बज़ाहिर देखने में एक आम सा मुल्क लगता है, लेकिन बेशुमार चीज़ों में वो टॉप 10 के अंदर शामिल है, बल्कि टॉप 5 के अंदर शामिल है। वो लोग मेहनती हैं, उन्होंने बड़ा शानदार काम किया है। अल्लाह ताला की बेशुमार अनायतें हैं उनकी सरजमीन के ऊपर, और स्ट्रेटेजिक लिहाज से वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर सिचुएटेड है। एक तरफ पूरा का पूरा रशिया है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ताकतवर मुल्क है, उसका एक अपना अलायंस है। एक तरफ यूरोपीय यूनियन है और बीच में ये मुल्क है जो यूरोप का हिस्सा बनना चाहता है और नेटो का इत्तेहादी एक्चुअली ये बनना चाहता है। तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। रूस कैसे अपने अहदाफ हासिल करता है ये अलग सवाल है, लेकिन हमें बतौर पाकिस्तानी ये देखना है कि हमारे अहदाफ क्या है, हमें किस तरीके से बैलेंस क्रिएट करना है और किस तरीके से खित्ते में बनने वाली नई गेम में अपना हिस्सा तलाश करना है। और आखिर में पाकिस्तान से एक बड़ी अच्छी खबर और आई है। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान से गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे, बड़ा जश्न मनाया गया था। अब एक और गैस के ज़खायर जो है वो दरियाफ्त हुए हैं और ARY न्यूज़ की रिपोर्ट है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, सिंध में गैस की नई दरियाफ्त कामयाबी से मिल गई है। सिंध में लतीफ़ ब्लॉक मोहर 1 में हाइड्रोकार्बन की नई दरियाफ्त में कामयाबी मिली है। मोहर 1 कुएं से 14.3 मिलियन मकाब फिट गैस के ज़खायर मिले हैं। सिंध में गैस की नई दरियाफ्त पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक सिंध में लतीफ़ ब्लॉक मोहर 1 में
हाइड्रोकार्बन की नई दरियाफ्त में कामयाबी मिली है। पीपीएल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नई दरियाफ्त से आगाह कर दिया है। पीपीएल के मुताबिक लतीफ ब्लॉक में पीपीएल, ईएनआई पाकिस्तान लिमिटेड और यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान की शराकत दारी है। इस कुएं पर लगभग 12,111 फुट गहराई तक खुदाई की गई है और उस पर यह दरियाफ्त हुई है गैस, और इस कुएं से 14.3 मिलियन मकाब फीट गैस के ज़खायर मिले हैं। पीपीएल के मुताबिक ये दरियाफ्त जॉइंट वेंचर के साथ मिलकर की गई है और एक जारहाना तौर पे पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई है कि गैस और तेल के ज़खायर पाकिस्तान के अंदर तलाश किए जाएं, और इसी हिकमत अमली का ये नतीजा है। और ये दरियाफ्त मकामी वसाइल से मुल्क की तवानाई को कुछ हद तक सपोर्ट करेगी। ये बहुत बड़े ज़खायर नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के ज़खायर वक्तन फ़वक्तन मिलते रहें तो पाकिस्तान को बहुत रिलीफ मिल सकता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।